बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और सामीन। ये है आपका जाना पहचाना यूट्यूब चैनल हाफिज़ बसी टीवी और मैं हूँ आपका भाई हाफिज़ बसी मोहम्मद ख़ान। नाज़रीन, दरिया की गहराई का पता दरिया के किनारे पर खड़े होकर लहरें गिनने से कभी नहीं होता। उसके लिए आपको डुबकी लगानी पड़ती है और जान की बाजी भी लगानी पड़ती है, जब पता चलता है कि दरिया की गहराई कितनी होती है। ऊँट ये समझता है कि मैं सबसे बड़ा जानवर हूँ, लेकिन जब वो पहाड़ के पास से गुजरता है तो पता चलता है कि उसकी ऊंचाई कितनी है। और हम चैनल वालों को पता चलता है कि हमारा चैनल आप लोगों में कितना पसंद किया जाता है, वो इस बुनियाद पर किया जाता है कि इसके देखने वालों ने कमेंट्स कितना किया है। ये कुछ रोज़ पहले हमने बोयर गोट के बारे में और एम्ब्रियो ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी के बारे में एक प्रोग्राम किया था। आपने उसको बेहद पसंद फरमाया और उसके नतीजे के अंदर 148 कमेंट्स लिखे हुए जो हमें मिले और उसमें बेशुमार सवालात पूछे गए थे। डॉक्टर फ़हीम ख़ान साहब से भी डायरेक्ट लोगों ने रब्ता किया, मुझसे भी लोगों ने रब्ता किया, ये उसके अलावा है। तो आज हम बुरे को उसके घर तक पहुँचाने के लिए और ये जानने के लिए कि हमारी गहराई कितनी है, आज हमने इंतखाब किया है कि आपके उन सवालों का जवाब जिसका ताल्लुक़ ज़्यादातर लोगों के साथ हो और बकरी पाल लोगों के साथ हो, हम उन सवालों के जवाब डॉक्टर फ़हीम ख़ान साहब से लें और ताकि ये जो नेक काम शुरू हुआ है नई टेक्नोलॉजी का, जिससे हम हमेशा भागते रहे हैं, हम इसको आगे लेकर चलें। तो मैं आपको वेलकम करते हुए जनाब डॉक्टर फ़हीम ख़ान साहब को मैं वेलकम करता हूँ। थैंक यू सर। एबटाबाद से डायरेक्ट तशरीफ़ लाए हैं। मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि किसी तरीके से इन्होंने टाइम निकाला है, इसलिए कि कौम का फ़ायदा है। गरीब आदमी जो बदहाली का शिकार है, ये प्रोग्राम उसकी खुशहाली का ज़ामिन है। तो सर मैं आपको वेलकम थैंक यू सर। थैंक यू आप सब। थैंक यू वेरी आप मच। हमेशा अवेलेबल रहे हैं और मुझे इस बात की खुशी है कि यहाँ आने वाले अक्सर बेशतर लोग शिकायत करते हैं कि जी लोका ने मेरी साड़ी मत मार ली टेलीफोन दी, लेकिन आपने मुझे ये नहीं कहा जी सर। कि लोका ने मत मार ली। जी सर, अच्छा है सर, मत मारेंगे तो आगे इंशाल्लाह बढ़ेंगे सर। ठीक ये है, तो तो सबसे पहले मैं सर ये कोई एक 148 कमेंट्स आए हैं। बिल्कुल सही। इसके अंदर बेशुमार लोगों ने तो सवाल शुक्रिया के खिराज अकीदत पेश किया है आपको ख़ास तौर पर। बिल्कुल सही। और दूसरा जो है, इसमें एक शौक लाइलपुरी साहब हैं, असल उनका नाम खालिद शौक है। जी बिल्कुल। मैं उनको ख़ास तौर पे सलाम पेश करता हूँ। उन्होंने कहा है कि जी आप इस नेक काम को शुरू करें और हम इसको प्रमोट करेंगे। बिल्कुल बड़ी उनके मेहरबानी। रिसाले भी हैं, उनके चैनल्स भी हैं, तो बिल्कुल सर। मैं ख़ुसूसी तौर पर उनका शुक्रगुज़ार। जी बिल्कुल। तो सर पहला सवाल, असल मामला ये है कि अल्लामा इकबाल ने फरमाया था सबात एक तग़य्युर को है एक ज़माने के अंदर, कि ज़िंदगी में हरकत रहे तो उसका मतलब है कि ज़िंदा हैं हम, और ज़िंदगी में सकूत तारी हो जाए तो इसका मतलब है मौत है। बिल्कुल सही। डॉक्टर उस वक़्त तक जब तक इंसान में साँस आ रहा हो, वो अपनी उम्मीद और अपनी कोशिश जारी रखता है, लेकिन जब साँस ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद ये मामला भी ख़त्म हो जाता है। बिल्कुल सही। हम कहाँ से चले थे 4.5 करोड़ की आबादी से, आज माशाल्लाह 25 करोड़ आदमी हैं। 25 करोड़ आदमियों पर मुश्तमिल पाकिस्तान है, और अगर आइंदा 20 साल लगाएं तो आप हिसाब लगा सकते हैं कि हम कहाँ जाएंगे। बिल्कुल सही। उसी के मुताबिक उनकी ग़िज़ाई ज़रूरियात भी होंगी, बिल्कुल। उसी के मुताबिक हमारे जो जानवर हैं उनकी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी इम्प्रूव होगी, उनकी ब्रीड इम्प्रूवमेंट होगी। बिल्कुल सही सर। तो हम इन तमाम लोगों का जिन्होंने इस प्रोग्राम को देखा है और इसको अप्रिशिएट किया है, और हमें उन्होंने कमेंट्स के अंदर भी अप्रिशिएट किया है, उनको सलाम पेश करते हुए हम उन सवालों की तरफ चलते हैं जो जो चुभते हुए सवालात हैं और जायज़ सवालात हैं, और हमारा हक बनता है कि हम उनका जवाब दें। तो सर पहला सवाल जो है, ये हमारे एक दोस्त हैं आसिम साहब, उन्होंने सवाल ये किया है कि ये टेक्नोलॉजी लेकर क्या आप बकरियों का भी उसी तरह बेड़ा गर्क करेंगे जिस तरह पाकिस्तान में साहिवाल का बेड़ा गर्क हो चुका है। हम सबसे पहले तो आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आपने मौका दिया इन सवालों का जवाब देने के लिए, और उन लोगों का भी शुक्रिया जिन्होंने इस पूरे
प्रोग्राम को देखा, समझा और उस पे अपनी राय का इज़हार कर दिया। तो मैं इनके सवाल को भी अप्रिशिएट करता हूँ। ये बहुत अच्छा सवाल है कि इससे पहले एक मिलता-जुलता सवाल भी था जिसमें उन्होंने एक साहब ने कहा कि क्या वही हाल होगा जो आज देसी मुर्गी के मुकाबले में ब्रायलर को इंट्रोड्यूस करती है? तो मैं इन दोनों सवालों का आपको जवाब दूँ। देखिए, किसी भी चीज़ को देखने के 2 पहलू हो सकते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें आँखें दी हैं देखने के लिए, और कोई साहब ये भी कह सकते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें आँखें दी हैं रोने के लिए। तो बात दोनों ठीक है, लेकिन आपका डिपेंड करता है कि आप किस एंगल से देख रहे हैं। सवाल ये है, पहले तो देसी मुर्गी और ब्रायलर के हवाले से मैं ये कर दूं कि अगर थोड़ी देर के लिए हम सोच लें कि 30-35 साल पहले ब्रायलर और ये लेयर मुर्गी और कमर्शियल जो ब्रीड्स हैं ये ना आती, तो क्या आज हमें खाने को अंडा मिल सकता था? क्या हमें खाने को प्रोटीन मिल सकती थी? और इस वक्त तो दाल सब्जी के बराबर ही हमें वो प्रोटीन मिल रही है, और हर गांव में, हर मोहल्ले में, हर जगह पर अवेलेबल है। और आप ये मुझे बताएं, गरीब से गरीब घर में भी वो अगर एक दिन नहीं तो दूसरे दिन ज़रूर चिकन पकता है। तो सवाल ये है कि इससे देसी मुर्गी की अफादियत तो कम नहीं हुई है, वो तो अपनी जगह पर है बल्कि बढ़ गई है। लेकिन हर वक्त की एक अपनी ज़रूरत होती है। कि आप किसी वक़्त लोग तलवारों से लड़ते थे, आज ड्रोन टेक्नोलॉजी आ गई है, तो आप ये नहीं कह सकते कि जी वो तलवार से लड़ना ही बेहतर था, उसमें कम नुकसान होता था। अब ड्रोन और वो जो वो जहाज़ हैं, उसकी ज़रूरत है। इसी तरह हमारे पास, जिस तरह आपने बताया, फरमाया कि 25 करोड़ लोगों का मुल्क है, इसी तरीके से 25 करोड़ जानवर भी हैं हमारे पास। हमने ये भी सोचना है कि क्या हम उनकी खुराक पूरी कर सकते हैं? ऐसा तो नहीं है कि वो सारी हमारी खुराक खा जाएं और बदले में हमें वो चीज़ें कम दें। और क्या वो जो खुराक हमारे पास, वो घास खाते हैं, चारा खाते हैं, उनके ऊपर लोग मेहनत करते हैं, उसकी भी एक वैल्यू है। तो क्या उसके बदले में ऐसी ब्रीड नहीं होनी चाहिए जो कम खुराक खा के उसका वो करे? किसी भी कारखाने में या किसी भी जगह हम ये चीज़ देखते हैं कि इसमें हम क्या चीज़ इनपुट डालेंगे और आउटपुट क्या मिलेगी। तो इसलिए वक्त की ज़रूरत है कि हमें बेहतरी की तरफ आना चाहिए, ऐसी ब्रीड्स की तरफ आना चाहिए, चाहे वो कैटल है, चाहे वो सर, ये आपने बहुत प्यारी बात कही है। इसे कहते हैं पैरामीटर्स। बिल्कुल, उन पैरामीटर्स के अंदर एक लफ्ज़ है FCR। बिल्कुल। वो ज़रा आप थोड़ा स्पेशलाइज़ देखिए, कर दीजिए। हाफ़िज़ साहब, इस तरह है कि एफसीआर कहते हैं फीड कन्वर्जन रेशो। सादे अल्फाज में एक आम आदमी के लिए समझने की ज़रूरत ये है कि एक जानवर, चाहे वो मुर्गी है, मछली है, कोई भी जो जिस पे आप फार्म बना सकते हैं, भेड़ बकरी है, गाय भैंस है, कि वो कितनी खुराक खा के या तो कितना दूध देगा या कितना वज़न गेन करेगा। तो जो इंटरनेशनल अच्छी कमर्शियल ब्रीड्स हैं, उनका एफसीआर बहुत हाई होता है। हाई का मतलब क्या है कि वो कम खुराक खाते हैं और ज़्यादा वज़न गेन करते हैं। तो जो हमारे वाली ब्रीड है लोकल, चूँकि हमने उस पे काम नहीं किया, तो वो खुराक ज़्यादा खाती हैं और वज़न कम गेन करती हैं। जबकि यही जो आप जो बाकी दुनिया भर में जो कमर्शियल ब्रीड्स हैं जिनके ऊपर आप कमर्शियल फार्मिंग कर सकते हैं, भेड़ों में भी, बकरियों में भी, उनके अंदर साइंसदानों ने 100 साल लगा के उस ब्रीड को डेवलप किया है, बेस्ट को आगे प्रमोट वो करते गए, तो उसके उनकी एफसीआर बहुत अच्छी है। यानी वो कम खुराक खाती हैं और ज़्यादा वज़न गेन करती हैं। ये एक ऐसी खूबी है, जैसे आप देखें, ब्रायलर जो मुर्गी है, नॉर्मली उसका क्या है कि वो 2 किलो खुराक खाती है और 1 किलो वज़न गेन करती है, ठीक है? जबकि अगर हमारे वाली मुर्गी को आप 2 किलो खुराक दे दें, तो वो बमुश्किल पाव भी वज़न नहीं गेन करेगी। तो इसलिए कमर्शियल फार्मिंग के लिए ज़रूरी है कि हमारे पास ऐसी ब्रीड हो जिसकी एफसीआर अच्छी है। अच्छा, ये आपने बहुत प्यारी बात कही है। हम बात कर रहे हैं देसी बकरी की और बॉयल गोट की। हम बात कर रहे हैं देसी मुर्गी की और ब्रायलर की। असल इन दोनों को अगर आप ज़रा गौर से देखें, तो जो मेरा अयाड़ी है, यानी कि जो जानवर लेकर जा रहा है बकरियों को और भेड़ों को, वो कभी कैलकुलेट नहीं करता कि मेरे जानवर ने कितना खाया है। बिल्कुल सही। वो सिर्फ ये देखता है कि नंबर ऑफ हेड्स कितने हैं, बिल्कुल सही। कितने बच्चे पैदा हो गए। इसी तरीके से जो जो देसी मुर्गी है, उसको पालने वाला भी कभी हिसाब नहीं करता कि ये कितना खा गई है,
जबकि ब्रायलर वाला उसका हिसाब करता है। बिल्कुल बिल्कुल तो 100 कामयाबी की बुनियाद जो है वो असल FCR है। बिल्कुल और आइंदा आने वाले वक्तों के अंदर यही एक बड़ा पैरामीटर होगा कि यहाँ पर वही जानवर रह सकेगा जो खाता कम है और देता ज़्यादा है। जी। इसमें मैं एक सिर्फ आपकी इजाज़त से एक पॉइंट ऐड करूं सर, कि अगर मिसाल के तौर पर 10 जानवर हैं आपके पास और 10 जानवर वो दूध देते हैं टोटल मिला के 40 लीटर, और दूसरी तरफ आपके पास एक जानवर है जो 40 लीटर दूध देता है, तो देखें एक तो उन 10 जानवरों ने चारा खाया, बहुत ज़्यादा जो चारा था वो कंज्यूम कर लिया, लेबर की एफर्ट्स हो गई, उन्होंने जगह घेरी, फिर जो हमारे माहौल में उन्होंने मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड और बाकी जो चीज़ें वो की, तो वो सारा नेगेटिव है। एक जानवर तो एक कैपेसिटी के मुताबिक ऑक्सीजन यूज़ करेगा, तो इस वक्त हमारे माहौल को भी ऐसी ज़रूरत है। हम बड़े फ़ख्र से कहते हैं बाहर जब हम जाते हैं जी कि हमारे पास 9 करोड़ बकरियां हैं और 3.5 करोड़ भेड़ें हैं, तो वो इस बात पे खुश नहीं होते। वो कहते हैं आप जानवरों की तादाद भले कम करें लेकिन उनकी प्रोडक्टिविटी आप बढ़ाएं। तो इसी एक और आसान ज़बान में आप देख लें कि अगर आपने 10 बच्चे हैं आपके और वो सारे मज़दूर हैं और वो सारे आपके पास 100 रुपया 200 रुपया रोज़ कमाते हैं, और आपका एक बच्चा है जो पढ़ा लिखा डॉक्टर है, जो कारआमद है, वो बेहतर है। यही चीज़ आपने समझनी है इस ब्रीडिंग उसमें भी, कि जानवरों का ज़्यादा होना कोई बड़ी बात नहीं है, जानवरों का आपके पास फ़ायदामंद होना बड़ी बात है, कि कितनी फ़ायदा वो आपको दे सकते हैं, एक आदमी को कितनी आमदनी देते हैं। आपने बड़ी प्यारी बात कही है। ये प्रोग्राम हमारे ईस्ट पंजाब इंडिया वाले भी सुन रहे हैं जी सर। और मुझे वहाँ पर कई मरतबा जाने का मौका मिला और मैं हैरान होता हूँ और वो यहाँ आकर हैरान होते हैं। जी सर। इसलिए कि मैंने वह देखा है कि वहाँ पर जो सबसे बड़ा मवेशी पाल आदमी है वो बराबर है पाकिस्तान के सबसे छोटे मवेशी पाल के लिए। बिल्कुल सही। यानी उसके पास अगर 10 गाय हैं तो वो बहुत बड़ा जिम्मेदार है। बिल्कुल सही। लेकिन वो तमाम के तमाम जो जानवर हैं वो 40 लीटर दूध देने वाले। बिल्कुल सही। जब वो यहाँ पाकिस्तान में आते हैं और ये पत्तों की करीब से गुजरते हैं और जानवरों का हर्ड देखते हैं तो वो असल हैरान होते हैं कि इतना हर्ड कहाँ से आ गया। लेकिन उनको ये पता नहीं है कि हम लोग कैलकुलेट नहीं करते। वो लोग ये बात कहते हैं कि जितनी हमारे पास थोड़ी ज़मीन है उसके अंदर जितने जानवरों को हम पाल सकते हैं, अगर वो हाईली प्रोडक्टिव नहीं है तो फिर वो बिजनेस नहीं है। बिल्कुल सही। तो मेरा ख्याल ये है कि आहिस्ता आहिस्ता हम उस तरफ आएंगे। बिल्कुल सही। जी हम आगे, थैंक यू वेरी मच। हम अगले सवाल पर आते हैं और ये सवाल है इम्तियाज़ अली साहब ने। ये इन्होंने फरमाया है कि जी ब्रायलर के प्रोटीन ने बेड़ा गर्क करके रख दिया है और इसकी कोई वैल्यू नहीं है और लोगों को कैंसर जो है वो फैल रहा है और ये कोई मतलब है जो आप नया काम जो कर रहे हैं ये इससे और बीमारियां फैलेंगी। अगेन हाफिज साहब, इसमें ये है कि एक होती है हमारे यहाँ राइज मिथ्स और एक होता है साइंटिफिक कोई स्टडी। अगर तो इम्तियाज़ साहब के पास इसके बारे में कोई साइंटिफिक रिपोर्ट है, उन्होंने पूरी रिसर्च की है, तो फिर तो वो शेयर किया जा सकता है और उस पर बात हो सकती है। लेकिन अगर ये सिर्फ मिथ है, सुनी सुनाई, इसमें छोटी सी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि हमारे यहाँ एक कॉमनली कहा जाता है कि आपने तरबूज खाने के बाद लस्सी नहीं पीनी तो वो आपको हैज़ा हो जाएगा और आप मर जाएंगे। हमारे भी बचपन से ये जहन में था, तो बाहर जाके इत्तेफाक हुआ कि वो लोग तो तरबूज भी खा रहे हैं और लस्सी भी पी रहे हैं, तो एक ट्रेनिंग में मैंने कहा कि ये सुबह तो सारे मर जाएंगे जो हमने सुना हुआ है। लेकिन जब वो मैंने देखा कि अगले दिन वो फिर वही काम कर रहे थे, तो मैंने एक डॉक्टर साहब से पूछा कि ये क्या। उसने कहा भाई ये मिथ्स है, सुनी सुनाई एक बात जो गलतुल आम हो जाए कि उसको लोग सच मानना शुरू कर दें। तो उस पर तो यही मैं कह सकता हूँ कि आप अगर ऐसी कोई रिसर्च हो तो ज़रूर शेयर करें, हम आपको मौका भी देंगे ऐसी रिसर्च। आप सर थैंक यू वेरी मच। हमें चूँकि सवालात बहुत ज़्यादा हैं सर। और हमें कोशिश ये करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम कवर कर सकें। सर ये नूरदीन ट्रेडर्स वाले हैं और इन्होंने पूछा है कि आप कोई ट्रेनिंग का आम पब्लिक की जो मवेशी पाल बकरी पाल जो चाहते हैं इस बोयर गोट की तरफ, क्या आप उसका कुछ बंदोबस्त आपकी तरफ से है? जी बहुत जल्दी इंशाल्लाह, बहुत जल्दी इस पे हम कर रहे हैं। अभी हम पाकिस्तान से कुछ मास्टर ट्रेनर हम तैयार कर रहे हैं जिन्होंने ट्रेनिंग शुरू भी कर दी है। एक सेशन उन्होंने कर दिया क्योंकि ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। हमने उन्हें साउथ अफ्रीका भी भेजा था, वहाँ से भी उन्होंने ट्रेनिंग की है, फिर थाईलैंड में भी वो बाकी ट्रेनिंग करके आए, तो वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। यूं ही वो इस काबिल हो जाएं कि स्टेप डाउन ट्रेनिंग करें, तो इस पे हमारा है कि ये इंशाल्लाह यही विजन है कि ये इस टेक्नोलॉजी को हम गली मोहल्ले तक ले जाएं इंशाल्लाह।
नाज़रीन, मैं अब डॉक्टर साहब की बात को ज़रा बढ़ाते हुए कहता हूँ कि मैं जंग का रहने वाला हूँ। सर। और बचपन में जब भी कोई मरीज़ जाता था डॉक्टर के पास, जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल, वो उसे रेफ़र करते थे सरगोदा, फैसलाबाद, लाहौर। लेकिन अब मैं समझता हूँ कि वो तमाम डॉक्टर, वो तमाम एक्सपर्टीज़ वो जंग में अवेलेबल है। अब वो रेफ़रल वाली जो मामला है वो नहीं रहा। जी, जी, बिल्कुल। तो मामला असल एक्सपर्ट्स के होने का है। जो ये ट्रेनिंग होगी, दिए से दिया जलेगा, चम्मच से चम्मच जलेगी। बिल्कुल। तो इसका मतलब ये है कि वो गरीब के झुग्गे के अंदर भी और गाँव के अंदर भी और यूनियन काउंसिल लेवल पर भी ये एक्सपर्टीज़ पहुँच। जी, और हमने पिछले दफ़ा प्रोग्राम में ज़िक्र किया था कि हमने ख़वातीन को भी इसमें शामिल करना है, और जैसे वो लेडी हेल्थ वर्कर हैं तो उसके मुकाबले में हम लेडी हेल्थ, ये लेडी आर्टिफिशियल इंसेमिनेटर और इस तरह एम्ब्रियो ट्रेनर, ये इंशाल्लाह हम लाएँगे। हमारे ज़हन में है सारा, बस थोड़ा टाइम लगेगा। उस पे कोशिशें हो रही हैं, इनकी दुआ भी चाहिए और इनकी नेक जो ख्वाहिशात हैं वो भी चाहिए। जी। अच्छा, ये इमरान रंधावा साहब हैं सर। और इन्होंने डॉपर ब्रीड और दूसरी ब्रीड्स के बारे में पूछा है कि इसके अलावा कौन कौन सी ब्रीड्स हैं जो ज़्यादा दूध देने वाली भी हो सकती हैं, ज़्यादा गोश्त देने वाली भी हो सकती हैं, जिनके एम्ब्रियो आप यहाँ पर ला सकते हैं या आपके ज़हन में जी। कुछ आइडिया हो उसका। जी, सबसे पहले तो बकरियों की बात करें। बकरियों में जो अच्छी गोश्त वाली बकरियां हैं उसमें बोरगोट आ जाती है और कलहारी रेड है, ये बहुत अच्छी ब्रीड्स हैं। दूध देने वाली बकरियां जो हैं वो तीन नस्लें हैं। एक तो सैनन है स्विट्ज़रलैंड वाली, जो हो गई ब्रिटिश अल्पाइन, बहुत अच्छी दूध के लिए। टुगनबर्ग एक ब्रीड है, वो बहुत अच्छी है। तो ये जितनी भी ब्रीड्स आप देख रहे हैं, सैनन तो काफ़ी हद तक अब हमारे पास अपना हर्ट डेवलप हो रहा है, इंशाल्लाह उसको भी हम लोगों तक पहुंचाना शुरू करेंगे। बाकी जहाँ तक भेड़ों की बात है, उसमें भेड़ों में डॉर्पर सबसे अच्छी है, डेजर्ट में भी वो सरवाइव कर जाती है। मीट मास्टर है, बहुत सारे लोगों ने और ब्रीड्स भी बना ली है। एक मैं आपको भेड़ों में किस्म बताऊं, एक हिसार शीप है, ये हमारे ताजिकिस्तान ओरिजिन में वो पाई जाती है। वो तकरीबन 200 किलो तक पहुंच जाता है, वो चक्की वाला दुम्बा जो है उसकी वो बड़ी किस्म है। इसी तरीके से एक सेनेगाल की भेड़ है, लेग्यूम, वो जो है तकरीबन उसका कद आप समझ लें कि छोटे बच्चे जितना होता है, इतना बड़ा और ऊंचा लंबा। तो ये जितनी भी अच्छी ब्रीड्स हैं, सिर्फ बोरगोट की बात नहीं है, जहाँ से भी हमें अच्छी ब्रीड इंशाल्लाह मिलेगी, हमारी कोशिश यही है कि उसको एम्ब्रियो ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी के ज़रिए पाकिस्तान लाया जाए। मैं एक शेर के साथ रंधावा साहब के सवाल को मैं बाइंड अप करता हूँ। वो ये कहता है कि बिजलियों की ज़द में जब आएगा देखा जाएगा, कुछ ना कुछ ज़ालिम बिनाए आशियाँ होने तो दे। बिल्कुल सही कि पहले हमें अपना काम शुरू कर लेने जी, दे इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह ताला ये जो 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 दुनिया जहान की जो अच्छी ब्रीड्स हैं वो हमारे हर फार्मर तक पहुँचेगी। बिल्कुल, और रंधावा साहब जैसे लोगों की ज़रूरत है कि जिनकी नज़र है कि और क्या हो सकता है। जब आपके पास नॉलेज आएगा, तो ही आप फिर उसकी कोशिश में भी बिल्कुल कर। सही बात है जी। डॉक्टर साहब, देखें, अल्लाह ताला ने आपको डॉक्टर बना दिए, जी, जी। अल्लाह ताला आपको ऐसे मुकाम पर ले आई है जी, जी। जहाँ आपको एक एजाज़ी डिग्री मिली। जी, 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 मैं अक्सर कह रहा हूँ, तकरीबन हर कमेंट्स के अंदर यही बात है। जी, जी, जी। यहाँ एक सवाल हमसे पूछा है, अजीज सबू साहब ने सवाल पूछा है कि आपके पास इस पे बेबी जो है क्या वो बराए फ़रोख्त है, और अगर बराए फ़रोख्त है तो उसकी कीमत क्या है? जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये खुशखबरी ऑफ़िसर बताता चलूँ कि पिछली दफ़ा जब इंटरव्यू हुआ था तो मैंने आपको बताया था कि अभी हमारे पास प्रेग्नेंट गोट्स हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ये ईद के दिनों में बच्चे पैदा होना शुरू हो गए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास अभी कोई 30 के करीब बच्चे माशाल्लाह पैदा हो चुके हैं, और वो बहुत एक्टिव हैं, और इस वक़्त माशाल्लाह बड़े हेल्दी हैं और क्विकली एडजस्ट अपनी इन्वायरमेंट में हो गए हैं। तो एक फ़ायदा ये भी होता है एम्ब्रियो ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी से कि जो बच्चे पैदा होते हैं, वो उस माहौल में एकदम एडजस्ट हो जाते हैं। जहाँ तक सगू साहब का सवाल है, ये बहुत जल्दी जी इंशाल्लाह कॉमन मैन तक पहुँचना शुरू हो जाएगा, लेकिन अभी तो हम चूँकि मेहनत करके रिसर्च करके न्यूक्लियसाइड बना रहे हैं, तो दुआ करें उसमें मज़ीद बरकत आए। उस वक्त तक अजीज साहब ने सबू साहब दुआ करें हमारे हाँ, इंशाल्लाह। कि रफ्तार से हम जा रहे हैं। जी, जी। अल्लाह ताला एक तो हमें गिराए नहीं जी, जी। और हमारी रफ्तार को और बढ़ाए। जी, और हमने सितंबर में इंशाल्लाह प्रोग्राम है कि आखिरी सवाल मैं पूछने से पहले एक बहुत प्यारा सवाल अकरम अवान साहब ने किया है, सर। और वो उन्होंने कहा है कि ये हम लोग जो है अब ब्रीड इम्प्रूवमेंट की बात करते हैं, बोयर बोट की बात करते हैं,
लेकिन हम खुराक की बात नहीं करते। जी सर। तो खुराक के बारे में आप बिल्कुल कह जाएंगे। देखिए, दुनिया की कोई भी ब्रीड हो और कोई भी जानवर हो, खुराक एक इम्पॉर्टेंट किरदार अदा करती है। जितनी अच्छी खुराक आप देंगे उतना अच्छा रिटर्न आपको वो देगी, चाहे लोकल है या चाहे एग्जॉटिक है, जो भी कोई भी दुनिया की ब्रीड है, पोल्ट्री है, कैटल है, गोट है, शीप है। तो वो बात उनकी बिल्कुल सही है कि हमें खुराक पे तवज्जो देनी चाहिए, वो वैसे भी देनी चाहिए। मेरा ख्याल ये है कि इसमें काफ़ी तब्दीली आई है। अकरम अवान साहब को अगर पता हो, आज से अगर 25-30 साल पहले चले जाएं, लोगों में इतनी अवेयरनेस नहीं थी कि गायों की खुराक क्या है और भैंसों की खुराक क्या है। ये बात दुरुस्त है कि बकरियों की तरफ अब तवज्जो आने लगी है। भेड़ों को तो बेचारों को तो वैसे नेगलेक्ट समझा हुआ है कि मुफ्त में पड़ने वाला, जी। जिस तरह गधा पल जाता है, बिल्कुल इस किस्म की कैफियत है। तो ये खुराक जो है वो तो एक मेन रोल अदा करती है। और आपने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया था FCR, वो उसकी सारी कहानी जो है वो खुराक के गिर्द घूमती है कि ऐसी बैलेंस डाइट जो सस्ती भी हो और जिसका रिजल्ट भी बेहतर हो। बिल्कुल। तो यस अकरम अवान साहब, हम आपके साथ में हैं। और जहाँ ब्रीड इम्प्रूवमेंट की बात हो रही है या ब्रीड इंट्रोडक्शन की बात हो रही है, वहाँ खुराक की बात भी पिलार भी प्राप्त है। बिल्कुल। ये बताइएगा कि अब आपके माशाल्लाह जो है पाम पे बच्चे भी पैदा होने शुरू हो गए हैं। ये कंसीव होने की रेशो जो है कि मैंने 100 एम्ब्रियो लिए, मैंने रखे, कितने फीसद जो है कामयाबी अब तक हासिल हुई है? हाफ़ साहब, मैं आपको इस पे सिर्फ अपना जो डेटा है अभी वो बता दूं कि तकरीबन हमारे पास 40% के करीब प्रेगनेंसी हुई हैं, और यानी 40 हमारे पास कंफर्म प्रेगनेंसीज थी, और उसमें से हमारे पास 30 बच्चे आ गए। यानी 10 बच्चे ऐसे थे जिनको हम किसी वजह से या तो प्री मेच्योर बर्थ हो गई है या इन्फेंट मोर्टेलिटी थी, जो भी थी, या कह लें तो 30 बच्चे बच गए। तो इसलिए आप रफली हमारे पास, अब पहली दफ़ा थी तो 100 एम्ब्रियो डाल के हमारे पास तो 30 बच्चे आए हैं, लेकिन कंफर्म प्रेगनेंसीज हमारे पास 40 थी, 40%। हम उम्मीद ये कर रहे हैं कि इंशाल्लाह इसको अगली एक आध दफ़ा में 50% तक ले जाएंगे, जैसा कि साउथ अफ्रीका में या बाकी मुल्कों में ये हो रहा है 50%। उसमें अच्छी सरोगेट जो रज़ाई माँ है वो भी अच्छी होनी चाहिए। हमने उस पर इतनी तवज्जो नहीं दी, अब मज़ीद उस पर करेंगे। और हमारा अब प्रोग्राम है कि इंशाल्लाह ये जो आगे ब्रीडिंग सीज़न आ रहा है इसमें तकरीबन 2000 एम्ब्रियोज़ का भेड़ों और बकरियों में तजर्बा कर रहे हो। माशाल्लाह शुक्र साहब, आपके सवाल का जवाब मिल गया। मैं इसमें सिर्फ ये ऐड कर सकता हूँ कि अब घर घर यहाँ पर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हो रही है। और ये स्टार्ट हुई थी 70s के अंदर। और उस वक्त जो पहला जो काम था, जो कामयाब तरीन इंसेमिनेटर था, वो टीका रखने वाला, वो आदमी था जिसका 30% रिजल्ट आए। बिल्कुल। यानी कि 3 मरतबा रखा है तो 1 मरतबा कामयाब हुआ, या 3 जानवरों में रखा है तो 1 जानवर में कामयाब हुआ। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में ऐसे इंसेमिनेटर्स हैं जो दावा करते हैं कि हमारा जवाब 90% है। जी, बिल्कुल। और आप सब, ये दिल की बस्ती है, ये बसते बसते बस्ती है। तो मुझे यकीन है कि ये आहिस्ता आहिस्ता जो परफेक्शन आती जाएगी, उसी तरीके से ये कंसीव होने का रेट जो है बिल्कुल बढ़ जाएगा। लिहाजा घबराने की ज़रूरत नहीं है। कैसे? और मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको भी घबराने की ज़रूरत है। इंशाल्लाह चीज़ वजह उसकी ये है कि जब भी कोई नया काम हुआ, कुरान मजीद की तरफ पढ़ लें। जब भी कोई नया नया नबी आया, जब भी कोई नई बात आई, तो पहली बात ये हुई कि ना मेरे बाप ने सुना, ना मेरे दादा ने सुना, ना मेरे परदादा ने सुना। बिल्कुल सही। तो ये ऐसा होता है हमेशा। हम इन 70 सालों के अंदर कितनी चीज़ें पाकिस्तान में हैं। बिल्कुल सही। जो आदमी 47 में फौत हो गया, अगर अल्लाह ताला उसको दोबारा ज़िंदगी दे, वो खड़ा होकर लाहौर को देखे, वो दोबारा बढ़ जाएगा, ये कह के क़यामत आ गई। बिल्कुल ऐसे ही जी, ऐसे। सर आखिर में मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ कि आपका माशाल्लाह मुख्तलिफ ममालिक में जाना होता है, ओवरसीज़ पाकिस्तानी से भी आपका रब्ता है। आप ये बताइएगा। और थाईलैंड के अंदर हमारे एक दोस्त हैं शाहीन अवान साहब, और वो तो पाकिस्तान के चलते फिरते सिफारतकार हैं। मुझे आप बताइएगा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी और सिफारतकार, और ये हमारे शाहीन अवान साहब का जो हब है, ये क्या किरदार अदा करता है? मैं ये समझता हूँ कि देखें, ये हम 2019 से इस प्रोजेक्ट पे लगे हुए थे। पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल ने इसमें बहुत मेहनत की हमारे साथ, डॉक्टर मुर्तज़ा अंतराबी और उनकी टीम ने। और फाइनली ये तकमील तक तब पहुंचा जब जो थाईलैंड में पाकिस्तान की एम्बेसी है
और उसकी एम्बेसडर है मोहतरमा रुखसाना साहिबा, उनकी और उनकी टीम की। और जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है जिसमें शाहीन अवान साहब सर फहरिस्त हैं, उन्होंने अपनी भरपूर सपोर्ट की हमें इस एम्ब्रियो बनाने में भी। और अब आपको एक जान के खुशी होगी कि शाहीन साहब के पास एक बहुत बड़ा फार्म हाउस है वहाँ पर, जिसमें 1000 बकरियों की और भेड़ों की कैपेसिटी है। सप्लाई चेन है ना कि लाहौर होटल जी, लाहौर होटल के नाम से है। और फिर हलाल सर्टिफिकेट सिर्फ उन्हीं के पास। जी, उन्हीं के पास है। और अब वो थाईलैंड को बना रहे हैं रीजनल जो जेनेटिक हब, क्योंकि देखिए थाईलैंड से हमें चीज़ें बड़ी आसानी से मिल सकती हैं, जबकि वही चीज़ अगर हम अमेरिका से और यूरोप से मंगवाएंगे अभी बड़ी महंगी मिल रही है। तो वो माशाल्लाह मैं यही समझता हूँ कि जिस तरह जिस अंदाज में थाईलैंड में पाकिस्तान की एम्बेसी ने सपोर्ट किया, अगर सारी एम्बेसीज इस तरह सपोर्ट करे और जिस तरह शाहीन अवान साहब ने इसमें ओवरसीज़ पाकिस्तानी होने के नाते सपोर्ट किया, अगर जहाँ जहाँ पाकिस्तानी मौजूद है, जिन जिन मुल्कों में जहाँ भी उन्हें कोई अच्छी ब्रीड नज़र आती है, चाहे वो कैटल में है, चाहे शीप एंड गोट में है, मैं ये समझता हूँ कि वो हमारी मदद कर सकते हैं उसको पाकिस्तान में लाने के लिए। सर मैं शुक्रगुजार हूँ अपने सुनने वालों का। जी, जी, बिल्कुल। और इतने ज़्यादा ये कमेंट्स हैं और टाइम इतना कम है, हमने वो सिलेक्ट किए हैं जिसे आम आदमी मुतासिर होता हो जी, और उसको फ़ायदा पहुँच सकता हो। बिल्कुल सही। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। सर, थैंक यू और वेरी ये मच। हमारी दूसरी मुलाकात है। जी। याद रखिएगा आखिरी मुलाकात। नहीं, इंशाल्लाह आखिरी मुलाकात भी नहीं है सर, और मैं जाते-जाते ये सिर्फ़ कहना चाहता हूँ कि इंशाल्लाह इस सिलसिले को बढ़ाएँगे। अभी बहुत ज़्यादा हमारे जो इस रिलेटेड मज़ीद हैं, ब्रीड्स के ऊपर भी हम बात करेंगे, एफसीआर के ऊपर भी करेंगे, टीएमआर जो आजकल शुरू हुआ है उसके ऊपर भी करेंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं, ट्रेनिंग के ऊपर भी बात होती रहेगी। ये एक सिलसिला है जिसको हम बढ़ेंगे। आप लोगों से गुज़ारिश ये है कि आप ये जो हाफ़िज़ वसी चैनल है इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे, लोगों के साथ शेयर करेंगे, तो आप यकीन रखें कि हम दुनिया की जितनी अच्छी मालूमात है, जहाँ भी बेस्ट प्रैक्टिसेस है, बेस्ट ब्रीड है, वो इस चैनल के तवसत से शेयर करते रहेंगे। जज़ाकल्लाह, आपने वो बात कही है जो मैंने आज तक नहीं है। और मुझे खुदा का मैं शुक्र अदा करता हूँ। जी सर। 53,000 से ऊपर जो हैं इसके सब्सक्राइबर हैं। जी, माशा और मैंने इन लोगों की तरह नहीं कहा कि भाई साहब इसको ये बेल को बटन को दबाना और जी ये सर। करना और ये करना। तो वजह उसकी ये है कि हम लोग हमारी कोशिश ये होती है कि ऐसी नई चीज़ें जो दुनिया के अंदर तो मौजूद हैं जी सर। और जो हमारी हालत को तब्दील कर सकती हैं, सही। वो पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस होनी चाहिए। इंशा और मैं खुश हूँ कि जितने यहाँ पर साइंटिस्ट अवेलेबल हैं इस प्लेटफॉर्म से किसी और प्लेटफॉर्म पर जी। लोगों को अवेलेबल नहीं। जी, इंशाअल्लाह। जी, और मुबारकबाद आपको देना चाहता हूँ बिल्कुल कि सही। आपका ये प्रोजेक्ट एम्ब्रियो ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी बोयरकोट का, वो बोर्ड ऑफ रिसर्च बोर्ड, पंजाब एग्रीकल्चर रिसर्च बोर्ड और डॉक्टर आबिद साहब को भी मैं जी से सर। शुक्रिया अदा करता हूँ थैंक यू जी, थैंक कि वो अप्रूव हो गया है। जी, जी। और मैं ऐसा समझता हूँ कि यहाँ से बेसिकली हब बनेगा, बिल्कुल सही जी। यहाँ ट्रेनिंग्स होगी, मास्टर ट्रेनर यहाँ से बाहर जाएंगे इंशाअल्लाह। और फिर इस तरीके से गांव-गांव और गली-गली ये मामला चलेगा और लोगों को फ़ायदा होगा। इंशाअल्लाह जी, इंशाअल्लाह जी। तो आखिर में मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी थैंक मच। यू वेरी मच। दिस इज़ ऑल द वे।